नमस्कार दोस्तों। सबसे पहले तो मैं क्षमा चाहूँगा आप सब लोगों से कि कल मैं आपसे बात नहीं कर सका, कल हम लोग वीडियो नहीं बना सके। इसकी एक प्रमुख वजह है, मैं इस समय तमिलनाडु में हूँ और आप जो लोकेशन मेरी देख रहे हैं, तमिलनाडु का एक फ़ेमस हिल एरिया है कोडाईकनाल। मैं वहाँ से ये वीडियो बना रहा हूँ। कल मैं रास्ते में था, बिजी रहा और रास्ते में हम लोग तमिलनाडु को रुकते हुए देखते हुए आए, तो पूरा दिन हमारा ट्रैवल में गुजरा। यही वजह थी कि कल वीडियो बनाने की क्षमता नहीं रही। अब मुद्दा ये है कि जहाँ भी कल हम रुके, जहाँ-जहाँ भी जिस लोगों से हमने बात की, जिससे भी कॉन्टैक्ट किया, जो भी जनरल पर्सन्स हैं, उनसे मैंने ये ज़रूर जानने की कोशिश की कि चूँकि इसी साल की शुरुआत में ही अभी 2-3 महीने बाद ही तमिलनाडु में विधानसभा के चुनाव होने हैं। तो मेरे मन में ये ख़्याल था कि कम से कम यहाँ का जो राजनीतिक माहौल है, जिस तरीके से यहाँ चीज़ें नज़र आ रही हैं, उसका एक बेसिक आइडिया लेने की कोशिश की जाए। हालाँकि यहाँ के जितने भी लोग हैं, उनके साथ सबसे बड़ी समस्या ये आती है कि भाषाई रूप से हमारे और उनके बीच में कम्युनिकेशन नहीं हो पाता है। दे आर वेरी हार्डकोर तमिलियन। सभी तमिल में बात करना पसंद पसंद करते हैं। मैं हिंदी में बोलने की कोशिश करता हूँ या इंग्लिश में भी बोलने की कोशिश करता हूँ, तो अपनी चीज़ों को आसानी से समझा पाना सरल नहीं है। तो मैंने कल कई लोगों से बातचीत की। हम जब एयरपोर्ट पर आ रहे थे, हम कोयंबटूर एयरपोर्ट पर जब उतरे, उसके बाद काफ़ी देर तक हमारा वहाँ संपर्क हुआ लोगों से, बहुत सारे लोग मिले। इवन जो पब्लिक में लोग हैं, जो तमिलनाडु के रहने वाले हैं, जो फ्लाइट में मेरे साथ थे, मैंने उन सब से जानने की कोशिश की कि क्या लग रहा है इस बार तमिलनाडु में, पॉलिटिकल सिनेरियो क्या बन रहा है। तो जो एक मोटा-मोटा अनुमान मैंने लिया 4-5 लोगों से बात करने के बाद, मोटा-मोटा अनुमान सबका यही था कि इट विल बी टफ फॉर डीएमके टू रिटर्न इन द पावर। सबका ये कहना था कि इस बार डीएमके का पावर में लौटना मुश्किल हो सकता है। कंडीशंस काफ़ी टफ हैं। उनके लिए बहुत सारे चैलेंजेस हैं। उन चैलेंजेस के बारे में जब मैंने पूछा तो उन सब का मेन जो चैलेंज सब लोगों ने बताया, उनमें से ज़्यादातर लोग जिस बात को एग्री कर रहे थे, वो था करप्शन। कि करप्शन के चार्जेस ग्राउंड लेवल पर, मीडियम लेवल पर, ऑफिसर्स लेवल पर बहुत ज़्यादा है। और सरकार एक डेंटेड सरकार, जिसे कह सकते हैं कि आप एक दागी सरकार की तरह ये सरकार चल रही है। खासतौर से हिंदुओं में इस सरकार के प्रति नाराज़गी है। अभी मदुरई का जो दीप-उत्थान वाला जो प्रकरण हुआ, जहाँ पर दीप प्रज्वलित करने को लेकर विवाद हुआ था, उस विवाद का भी असर पूरे इलाके में नज़र आ रहा है। अब देखिए, यहाँ से मैं जहाँ आपसे बात कर रहा हूँ कोडाईकनाल, यहाँ से मुश्किल से 1 डेढ़ घंटे की दूरी पर मदुरई है, जहाँ पर वो घटना हुई थी। मैं कोशिश करूँगा कि वहाँ पर भी जाया जाए और अगर कुछ लोग वहाँ के मिलें तो उनसे भी बात की जाए। लेकिन यहाँ पर ट्रैवल करने में सारा दिन गुजर जाता है। असली वजह यही है, पहाड़ी एरिया है। आप देख रहे हैं कि मेरे पीछे धुंध है और कोहरा है। तो दोस्तों, हमने अपनी बातचीत का जो सिलसिला शुरू किया लोगों के साथ, जो वहाँ से फीडबैक मिला, 3 फीडबैक प्रमुख हैं, जो मैंने पॉइंट्स यहाँ के तैयार किए हैं। एमके स्टालिन की जो सरकार है, डीएमके की जो सरकार है, उसके खिलाफ भारी एंटी इनकम्बेंसी है। लोगों में नाराजगी है। किसी से भी आप पूछिए कि डीएमके की सरकार आएगी, एक भी आदमी आपको कहता हुआ नहीं मिलेगा कि हाँ, डीएमके की सरकार रिटर्न होगी, इसकी श्योरिटी है। कंफ्यूज्ड हैं लोग, कुछ भी स्थिति क्लियर नहीं है। दूसरी, विजय को लेकर युवाओं में भारी क्रेज है। विजय फिल्म स्टार, जिन्होंने अपनी पॉलिटिकल पार्टी बनाई है, उनका ये कहना है सभी लोगों का कि विजय जो है इस बार चुनाव के गणित को, चुनाव के समीकरणों को डिस्टर्ब करने वाले हैं। हालांकि वो कितना डिस्टर्ब करेंगे, कितना चुनाव को प्रभावित करेंगे, दे कैन नॉट जज। वो इसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते। मुझे लग रहा है कि कुछ उस तरह का माहौल यहाँ इस समय नज़र आ रहा है विजय के प्रति, जैसा प्रशांत किशोर के प्रति बिहार में था। लेकिन फिर भी प्रशांत किशोर एज ए पर्सन उतने पॉपुलर नहीं जितने विजय हैं। मैंने यहाँ सड़कों पर देखा, हम रास्ते में कोयंबटूर से कोडाईकनाल, जितने भी हमने डिस्ट्रिक्ट, तिरुपुर, जितने भी डिस्ट्रिक्ट हमने कवर किए, सब जगह विजय के बड़े बड़े पोस्टर्स लगे हुए हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि विजय यहाँ पर हाउस होल्ड नेम है और विजय के नाम को सब लोग जानते हैं। सब लोगों के बीच में एक पॉजिटिव थॉट है विजय के बारे में। कुछ लोगों से मैंने पूछा कि क्या विजय फिल्मों में तो कामयाब थे, क्या राजनीति में कामयाब होंगे? सबका कहना है कि बिल्कुल कामयाब होंगे। हालांकि मैंने उन्हें उदाहरण भी दिए कि एमजीआर और जयललिता को अगर मैं छोड़ दूं तो तमिलनाडु की राजनीति में फिल्म स्टार्स ज़्यादा कामयाब नहीं हुए हैं।
रजनीकांत ने कोशिश की थी आने की, लेकिन बीच में ही बैक कर गए। कमल हसन ने अपनी पार्टी बनाई, लेकिन कुछ कर नहीं पाए। अब डीएमके और कांग्रेस के सहयोग से राज्यसभा में गए हैं। तो कुछ ऐसा फ्यूचर मुझे नजर नहीं आ रहा है। लेकिन चूंकि विजय इस समय हैपनिंग स्टार है, उनकी फिल्में अभी हाल फिलहाल के सालों में आई हैं, तो उनकी पॉपुलैरिटी यहाँ चरम पर है। मैं किसी भी गांव में गया, हमने बहुत सारे गांव में रुककर देखा। एक राधा नाम की महिला थी, हम लोग ईशा फाउंडेशन गए थे। ईशा फाउंडेशन जहाँ जग्गी वासुदेव गुरु का जो आश्रम है वहाँ गए थे हम। उसमें वहाँ हमने एक राधा नाम की महिला थी गांव की, उससे हमने कोकोनट पिया, कोकोनट वाटर, रुक करके हमने नारियल पानी पिया। उससे मैंने पूछा, वो भी विजय को जानती थी। उसे डीएमके या दूसरे पॉलिटिकल पार्टियों के बारे में इतना इंटरेस्ट नहीं था, बट शी नोज विजय वेरी वेल। विजय को सब लोग जानते हैं। तो दो फैक्टर ये हो गए विजय को लेकर के। लोगों का कहना है कि विजय पॉपुलर है। पॉलिटिकली कितने पॉपुलर होंगे, पॉलिटिकली कितने सक्सेसफुल होंगे, ये टाइम आने के बाद पता लगेगा। लोगों का कहना है कि 50-50 चांस है विजय के। कोई भी ये नहीं कहने के लिए तैयार है कि विजय यहाँ पर सरकार बना सकते हैं। ये सब लोग मानते हैं कि विजय की पार्टी सरकार बनाने की पोजीशन में नहीं आ पाएगी। अलबत्ता इतना जरूर है कि वो सरकार अगर कोई बनेगी तो उसका पार्ट हो सकती है। वो सारे लोगों के मन में थॉट्स हैं कि हो सकता है कि विजय की जो पार्टी है आने वाले समय में बीजेपी या एडीएमके के साथ जाए। ये थॉट है। हालांकि विजय ये कहते रहे हैं कि बीजेपी मेरी जो है वो क्या कहना चाहिए कि राइवल है। उनकी आइडियोलॉजी और मेरी आइडियोलॉजी अलग है। मैं वो जो कट्टरवादी पॉलिटिक्स करती है बीजेपी, मैं उसके साथ एग्री नहीं करता हूँ। ये विजय कई बार कह चुके हैं। लेकिन उसके बावजूद भी बीजेपी को एक मेन फैक्टर यहाँ लोग मानते हैं, इसमें कोई इनकार नहीं किया जा सकता। जो एडीएमके और बीजेपी के बीच में अलायंस हुआ है, ये भी इस बार अपनी सीटें बढ़ाएगा। और कुछ लोगों ने तो यहाँ तक डाउट व्यक्त किया। मैं आपको बताऊं कि जिस होटल में मैं रुका था कल रात, वहाँ का एक स्टाफ का पर्सन था, मैनेजर वहाँ का। मैंने उससे पूछा तो उसने कहा कि इट मे बी पॉसिबल कि तमिलनाडु में इस बार इलेक्शंस में किसी की क्लियर कट मेजोरिटी ना आए। मैंने कहा कैसे? उन्होंने कहा कि विजय अगर सीट ले जाते हैं काफ़ी हद तक, तो फिर डीएमके के पास भी उतनी मेजोरिटी नहीं रहेगी और उसके बाद बीजेपी के पास भी इतनी मेजोरिटी नहीं रहेगी। अब विजय पर निर्भर करेगा, विजय किंग मेकर की भूमिका में होंगे कि वो किसके तरफ जाते हैं। तो इस पर भी लोगों की नज़रें बनी हुई है। देखिए, एक पब्लिक जो थॉट है वो ये है कि स्टालिन की सरकार ने डेवलपमेंट के सेक्टर पर उतना काम नहीं किया जितना यहाँ आवश्यक है। मैं कई जगह से गुजर के आया हूँ, सड़कों की हालत भी कोई खास नहीं है। ग्रामीण इलाकों में सड़कों की हालत ज़्यादा अच्छी नहीं है। कुछ हाईवेज अच्छे जरूर हैं। हालांकि तमिलनाडु की खास बात यह है कि यहाँ पर आपको जगह जगह टोल नहीं देना पड़ेगा। हमने कल से अब तक जितनी भी जगह घूमे, हम कहीं पर भी टोल नहीं देना पड़ा। केवल एक टैक्स लगता है, जो ग्रीन टैक्स होता है, पोल्यूशन को लेकर जो एक टैक्स लगाया जाता है। खासतौर से आप हिल एरिया में जाते हैं तो वहाँ पर एक टैक्स होता है 80 रुपये का। कोडई कनाल की एंट्री पर सिर्फ 80 रुपीज़ का वो टैक्स हमें देना पड़ा। बाकी टोल्स तमिलनाडु में अभी तक मुझे कहीं नहीं मिले हैं, जबकि हमारे नॉर्थ इंडिया में तो आप कहीं भी जाइए हर 50 किलोमीटर पर आपको टोल प्लाजा मिल जाएगा। तो इस हिसाब से यहाँ डिफरेंट लगा। जिस होटल में हम रुके उसके बाहर मैंने देखा कि एक येलो कलर का ऑटो खड़ा हुआ था। यहाँ येलो कलर के ऑटो चलते हैं एलपीजी के। तो उस पर फोटो लगी हुई थी एमजीआर की, एमजी रामचंद्रन, जिन्होंने एडीएम के पार्टी बनाई थी, जयललिता जिसकी सक्सेसर, उनकी जो उत्तराधिकारी थी उसके बाद में। मैंने कहा कि एमजीआर। तो उससे जब मैंने बात की, उस ड्राइवर का नाम था मुरुगन, मैंने उनसे बात की और उन्होंने कहा कि बिल्कुल आई एम डाई हार्ड फैन ऑफ मुरुगन और डीएमके की सरकार एकदम करप्ट सरकार है। यहाँ पर जब भी ये लोग सत्ता में आते हैं ये करप्शन ही करते हैं। मैंने कहा पहले भी ऐसे रहा? उन्होंने कहा कि बिल्कुल डीएमके वालों की छवि यहाँ पर खराब है, ये करप्शन में हमेशा लिप्त रहे हैं। तो उनका ये मानना था कि जो एमजीआर की पार्टी है एडीएमके, वो निश्चित रूप से उभर करके सामने आएगी। और इसका क्रेडिट मुरुगन ने दिया कि वो नरेंद्र मोदी को बहुत पसंद करते हैं। मैंने उनसे एक छोटी सी ऑडियो क्लिप भी उनकी बनाई। मैंने कहा कि चलिए आप, अगर आपकी कोई भावनाएं हैं तो आप वो भावनाएं मुझे सुनाइए कि आप क्या कहना चाहते हैं। तो उन्होंने डीएमके सरकार के बारे में छोटी सी पंक्तियां भी बोली। आप वो वीडियो भी देख सकते हैं, छोटी सी क्लिप है। 2026 definitely in the BJP ADMK alliance in the Tamil Nadu winning. Totally West DMK government. 5 years 4 and years இதில்
people's மக்கள் waste, government employees, civilians, laborers, complete correction. And what about Hinduism? Hindus Hindus தான் இந்தியாவில் 80% 80% Hindus and the minority government people's you supporting and you supporting DMK government. उन्होंने यही कहा कि भाई यहाँ की सरकार जो है डीएमके की वो पूरी तरह से करप्ट सरकार है और नरेंद्र मोदी पर लोगों को भरोसा है कि वो करप्शन नहीं होने देंगे और डेवलपमेंट कराएंगे। इसी वजह से हम एडीएमके को सपोर्ट करेंगे। खासतौर से उन्होंने ये भी कहा कि हिंदुओं को लेकर ये सरकार कुछ नहीं करती। डीएमके की सरकार केवल तुष्टीकरण की राजनीति करती है और यहाँ पर भारी मात्रा में कन्वर्जन भी हो रहा है, धर्मांतरण की भी यहाँ पर ग्रामीण इलाकों में काफ़ी चर्चाएं चलती हुई नजर आती हैं। तो उन्होंने कहा कि हिंदुओं में भारी नाराजगी है। मदुरई वाला जो दीपूथन वाला प्रकरण है उसके बारे में भी उन्होंने कहा कि भाई ये मामला ठीक नहीं है। इससे साफ मैसेज ये गया है कि हिंदुओं के साथ तो ये सरकार कम से कम बिल्कुल नहीं है। और इसके अलावा रास्ते में हमने जितने भी टैक्सी ओनर्स हैं, टैक्सी स्टैंड पर बहुत सारे लोग खड़े हुए थे। मैंने उनमें तो जहाँ भी जाता हूँ सबसे बात करने लगता हूँ। इवन मैंने जहाँ से अखबार खरीदे वहाँ जो अखबार बेचने वाला था उससे भी पूछा, उसने भी ये नहीं कहा कि डीएमके की सरकार रिटर्न कर रही है। उसने ये भी कहा कि क्लियर नहीं है सर, चांसेस बहुत कम हैं। और देखिए ईशा फाउंडेशन पर जब मैं गया, ईशा फाउंडेशन पर हर हर महादेव का शानदार शो होता है रोजाना शाम को 7 बजे। वैसे तो आप पूरा दिन भी वहाँ गुजार सकते हैं, लेकिन वहाँ पर रात में जो लेजर शो होता है बहुत खूबसूरत होता है। वहाँ पर बहुत सारे युवा आए हुए थे पूरे तमिलनाडु से और इवन नॉर्थ इंडिया से भी हजारों की संख्या में लोग थे, क्योंकि छुट्टियां सारे देश में इस समय चल रही हैं तो बहुत भारी भीड़ थी। वहाँ पे मैंने बहुत सारे युवकों के साथ फोटोग्राफ्स भी खिंचवाए। हमारे एक फ़ैन भी मिले जो ऑस्ट्रेलिया से आए हुए थे, उन्होंने मुझे पहचान लिया। और सिडनी से आए हुए थे, मूल रूप से फिजी के रहने वाले थे, डेनियल मनोज कुमार। उनका ये कहना था कि हमारे जो पूर्वज हैं वो मे बी बिहार से कभी फिजी गए थे और फिर वो पिछले 30 साल से वहाँ पर रह रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैं पूर्णतः हिंदू हूँ और आपके वीडियोस देखता हूँ। हम लोग फोटो खिंचवा रहे थे ईशा फाउंडेशन में, तभी उन्होंने मुझे पहचान लिया। वो अपनी पत्नी के साथ आए हुए हैं, 1 महीने के टूर पर आए हुए हैं। उनके फोटोग्राफ्स भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो उन्होंने भी ये कहा कि सर हम केवल नरेंद्र मोदी को इसलिए पसंद करते हैं या उनके जो आइडियोलॉजी है इसलिए हम उसको पसंद करते हैं क्योंकि नरेंद्र मोदी हिंदुओं की बात करते हैं और सबसे मेन बात वो अपनी जो इंडिया की कल्चर है उसको सेव करने की जो कोशिश कर रहे हैं वो उसका कोई जवाब नहीं है, इसलिए हम उन्हें खुलकर सपोर्ट करते हैं। उन्होंने कहा कि आप जैसे यूट्यूबर्स हम तक मैसेज पहुंचा रहे हैं, वरना पहले तो हम लोग अखबार नहीं पढ़ सकते थे, हमारे पास इंडियन मैगजीन नहीं आती थी, इंडिया का सारा मीडिया जो है वो वामपंथियों के हाथ में था। आप जैसे लोग आए हो तो हमें पता लगा है कि नरेंद्र मोदी ने क्या काम इंडिया में किया है। उन्होंने कहा कि आप लोग इस काम को आगे भी करते रहिए। तो बहुत सारे वहाँ पर फैन मिले। हाँ, एक मैं बताना भूल गया, अन्नामलई के बहुत सारे फैन मिले। उन्होंने तो मुझे घेर लिया और फोटो भी खिंचवाया और उन सब का कहना था कि अन्नामलई को हटाकर बीजेपी ने गलती की। उन सब का कहना था कि बहुत सारे युवा जो है अन्नामलई की वजह से बीजेपी की तरफ गए थे, लेकिन अन्नामलई को अध्यक्ष पद से जो बीजेपी ने हटाया है ये ठीक नहीं किया, इसलिए अब वो विजय को सपोर्ट करेंगे जब विजय की पार्टी आएगी। मैंने कहा चलो ठीक बात है। और यहाँ पर एक बात और भी है, यहाँ पर टोयोटा गाड़ियों के जो शोरूम है वो बहुत सारे अन्नामलई के नाम पर हैं। पता नहीं अन्नामलई कौन है, उनके मालिक कौन है। लेकिन कोयम्बटूर, खासतौर से जहाँ मैंने लास्ट नाइट स्टे किया था कोयम्बटूर, आप जानते हैं कि हमारे जो वर्तमान उपराष्ट्रपति हैं कोयम्बटूर से आते हैं, सीपी राधाकृष्णन जी। अन्नामलई भी कोयम्बटूर से लोकसभा का चुनाव लड़े थे 2024 का, लेकिन वो हार गए थे। लेकिन कोयम्बटूर बीजेपी का गढ़ है, यहाँ पर डेवलपमेंट भी बहुत बढ़िया हुआ है। यहाँ पर आम जनता के बीच में नरेंद्र मोदी, बीजेपी, इन सब को लेकर पॉजिटिव वाइब्स हैं और सबका ये मानना है कि एक बार तमिलनाडु में निश्चित रूप से, चाहे एक नंबर 2 की पार्टी के रूप में ही बीजेपी सत्ता में है, बीजेपी का सत्ता में आना जरूरी है। तमिलनाडु के लोगों के मन में एक ये भाव आ रहा है कि नरेंद्र मोदी तमिलनाडु के लिए इतना सब कुछ कर रहे हैं, यहाँ की लैंग्वेज के लिए इतना सब कुछ कर रहे हैं। काशी तमिल संगमम एक कार्यक्रम उन्होंने जो करवाया था, जिसमें का बनारस के, यूपी के और तमिलनाडु के युवा आपस में मिले थे, नॉर्थ के और साउथ के युवा मिले थे, वो बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। कई युवाओं से मैंने जो बात की ईशा फाउंडेशन में, उन सब का भी यही कहना था कि सर तमिलनाडु की कल्चर के बारे में नरेंद्र मोदी के भाव हम सब लोग जानते हैं। उन्होंने सिंगोल को लोकसभा में स्थापित किया, नई पार्लियामेंट जो बनी थी, तो लोग अवेयर हैं इस बात से
कि तमिलनाडु को लेकर बीजेपी और नरेंद्र मोदी काफ़ी एक्टिव हैं और भरोसा करते हैं वो लोग नरेंद्र मोदी पर। लेकिन उन सब का यही मानना है कि यहाँ पर अभी बीजेपी उस पोजीशन में नहीं है कि अपने दम पर सरकार बना सके, लेकिन इस बार अगर विजय किंग मेकर की भूमिका में है तो बीजेपी भी किंग मेकर की भूमिका में आने की स्थिति में आ सकती है, क्योंकि एडीएमके के प्रति काफ़ी कुछ यहाँ पर लोगों में दोबारा से, जिसे कहते हैं ना, एक लाड़ प्यार वाली स्थिति बन रही है कि भाई नहीं, अब ये सत्ता से बाहर हो गए थे पिछली बार, इस बार इनको एक बार आजमाया जाए। और इस बार चूंकि वो बीजेपी के साथ पहले से ही अलायंस में आ गए हैं तो भी एक माहौल बनता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन एक बात पर सब लोग सहमत हैं कि डीएमके की सरकार वापस नहीं आएगी। आएगी भी तो इतने स्पष्ट बहुमत से नहीं आएगी, उसे विजय या किसी और का समर्थन लेना पड़ेगा। तो मुझे लगा कि एक प्राइमरी वीडियो अपना, मेरा ये 4-5 दिन का टूर है, इसलिए हो सकता है कि मैं रेगुलर लाइव ना कर सकूं, लेकिन वीडियोस यहाँ से मेरे आते रहेंगे और मैं कोशिश करूंगा कि और भी वीडियो तमिलनाडु के बारे में ज़्यादा बनाऊं, क्योंकि तमिलनाडु एक ऐसा स्टेट है जिसके बारे में हिंदी भाषी जो पत्रकार हैं वो कम बात करते हैं। और पॉलिटिकली अगर मैं बात करूं तो देश के सबसे बड़े स्टेट्स में से है, जहां पर 200 से ज़्यादा सीटें हैं। अगर यूपी की बात कर दें, यूपी, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु और बिहार, ये 5-7 ही स्टेट ऐसी हैं जहां पर 200 से अधिक सीटें हैं। तो इनकी तो निश्चित रूप से देश की राजनीति में दखल रहती ही है। तो मुझे लगा कि एक प्राइमरी वीडियो बनाया जाए, और इस प्राइमरी वीडियो का जो निचोड़ है वो यही है कि स्टालिन की बड़ी दिक्कत लग रही है इस बार। हालांकि स्टालिन ने अपने बेटे उदयनिधि के साथ बहुत बड़े बड़े पोस्टर पूरे तमिलनाडु में लगवाए हैं, जहां भी जाइए उनके पोस्टर लगे मिलेंगे। और मुझे लग रहा है कि इस बार स्टालिन के मन में ये भी बात है कि जो उदयनिधि हैं उनको सीएम फेस के रूप में प्रोजेक्ट करके चुनाव लड़ा जाए। पोस्टर्स तो कम से कम इसी बात की गवाही दे रहे हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, कल फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार, वणक्कम। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।